वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समेत बाद विजन के तहत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो वीडियो बनाने का एंगल है वो आपको बहुत अलग लग रहा होगा। नॉर्मली हम दूर से वीडियो बनाते थे, आज बहुत पास से बना रही है। उसका रीज़न ये है कि आज वीडियो बनाने के लिए कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है। वाक्षी की टीम 13 लोगों की टीम थी, जिसको हमने 3-4 साल के अंदर जो है अच्छे से, आपको पता है बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। जब जिन लोगों को हम अपनी टीम के अंदर लेकर आते हैं, जो आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट पूरे देश के खिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। उन 13 लोगों में से इस समय पर हमारी टीम के अंदर केवल और केवल 5 लोग जो हैं वो टिके हुए हैं। सोचिए, पिछले 2-3 महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कम से कम 7-8 लोग हैं जिन्हें हमें निकालना पड़ा। तो पिछला 1-1.5 महीना जो है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का रहा, केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही रहा। समय होता है, कोई चक्र ऐसा होता है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं। तो आज मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं आपसे वो टर्बुलेंस के बारे में डिस्कशन करूं। आज की वीडियो केवल हमारे वो बेनिफिशरीज देखें जिनको जीवन में जब भी कोई थोड़ा सा समय आता है, जो समय थोड़ा मुश्किल वाला होता है, उसके अंदर आशा की किरण देखने की आदत जगानी हो। अगर बच्चों को आप ये सिखाना चाहते हैं कि जीवन के अंदर जब चलते हैं तो हमेशा बहुत ही आरामदायक जीवन नहीं रहने वाला, थोड़ा मुश्किल का जीवन आएगा। जब ऐसा मुश्किल का जीवन आता है तो उसके अंदर कैसे ऑप्टिमिज्म को, आशावाद को अपने साथ लेकर चलें, ये सीखने की चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं उस चीज़ के साथ में आपको डिस्कशन करूँगा। और क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी अपडेट्स हैं लेटेस्ट वाक्षी के, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, तो इस माध्यम के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी जो है ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। तो 13 लोगों में से तकरीबन 7-8 लोग हैं जिन्हें हमें निकालना पड़ा, या जो कंपनी को खुद छोड़ के गए। ऐसा क्या रीज़न हुआ कि विदिन 1-1.5 महीने के टाइम के अंदर जो है ऐसा चीज़ हुई। बड़े लेवल पे देखते हैं। बड़े लेवल पे इसलिए डिस्कशन करता हूँ, अभी आप देख रहे हैं वो जो बीजेपी का मुद्दा रहा है कि नहीं, जहाँ पे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा जीत होगी, जहाँ पे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा लोग समर्थन करेंगे, जहाँ पे लग रहा था जो चीज़ हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वही सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। क्या हुआ पूरे देश में किसी को नहीं पता चला। क्या रीज़न्स रहे नहीं रहे, वो एक अलग बात है, इस पर स्पेकुलेशन बहुत चल रही है, इसके रीज़न्स बहुत हो सकते हैं जो चीज़ें हैं। मैं केवल इस पर्टिकुलर फैक्ट के एक अंश को आपको छूना, मतलब जो एक बताना चाहता हूँ। इससे जो दर्शन जो मैंने पाया, मैंने इसको बहुत क्लोजली जो है 3-4 दिन देखा। हमें इससे क्या लेना देना, पॉलिटिक्स से, राजनीति से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेना देना है, देश के हर व्यक्ति को लेना देना है। वो इसलिए लेना देना है क्योंकि हमने 8-10 सालों के अंदर ये महसूस किया है, जब से मैंने बिज़नेस किया है ख़ासकर, कि पूरे देश के अंदर जो राजनीति, जो राजतंत्र होता है, अगर ये अच्छा है तो हर एक व्यक्ति तक सुख पहुंच रहा है, और अगर यही गलत है तो हर एक व्यक्ति परेशान होता है। तो बहुत बार जैसे हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं ना कि वरुण जी आप अपनी वीडियो के अंदर जो है ये आप राजनीति की बात मत किया करें। मुझे लगता है कि हमारी मोरल ड्यूटी है कि अगर हमारे पास कोई सजेशन है, इस बात की चिंता किए बिना कि वो मेरे व्यापार पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगी या नेगेटिव डालेगी, हमें उसके ज़िक्र करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, अपने परिवार में करना चाहिए। और क्योंकि आप सब बेनिफिशरीज जो हैं, इनके साथ में हम बहुत ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप तक भी होना चाहिए, क्योंकि वैदिक गुरुकुल भी तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम चला रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें वो सीखने लायक है, जो इसमें से सीखनी चाहिए। तो जो इसमें से सिद्धांत सीखने को वो मिला मुझे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 2 सिद्धांत हैं जो मैंने सीखे, और देखिए मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी यही चीज़ चल रही है। तो मैं जो जहाँ तक हमारे बिज़नेस की बात है, ये बिज़नेस के लिए हमारे बहुत टफ़ डिसीज़न रहा जब 8 लोग हमें छोड़ कर गए, और बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये सेम चीज़ हो रही थी जो वहाँ मोदी जी के साथ में हो रही है बीजेपी में, वो सेम चीज़ हो रही है हमारे साथ में भी यहाँ पे। क्योंकि वहाँ पर से मैंने एक सिद्धांत उठाया, जो सिद्धांत मैं रामायण देखने से, महाभारत देखने से उठाता था। इस बार मैंने वो मोदी जी के अंदर जो वहाँ पे केस हुआ उससे जो मैंने समझा, वही सेम चीज़ मेरे व्यापार में काम कर रही है। तो दोनों जगह क्या समानता है, पहले उसको समझिए। वहाँ पर भी जो हुआ वो हुआ तो अच्छे के लिए है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? पहली बात तो ईश्वर के अंदर आपकी आस्था बन जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि सब कुछ जो है वो केवल मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी से नहीं होने वाला। हमसे ऊपर भी एक शक्ति है
जो कुछ ऐसा करामात कर देगी और करने के बाद में आपको बता देगी कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो वो करवा सकता हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या कभी किसी ने सोचा था? सोच के देखिए, इलेक्शन से पहले किसी ने सोचा था 1 मिनट के लिए भी कि अयोध्या हार जाएंगे, फैज़ाबाद हार जाएंगे? क्या किसी ने सोचा था कि वाराणसी के अंदर केवल 1 लाख वोट से ही जीत होगी? आप सोच रहे हैं ये जितनी चीज़ें हैं, तो ये जो हुआ है, ठीक है, विश्लेषण कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, उसके 50 आप तर्क निकाल लेंगे, लेकिन एक सिग्नल है जो इसमें देखने को मिलता है कि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। आप पूरी मेहनत से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो, पूरे अच्छे से काम करो। श्री राम ने भी यही किया था, रावण के साथ में युद्ध किया, सब कुछ जीता, जीतने के बाद अग्नि परीक्षा ले ली माता सीता की, फिर भी आए तो किससे घात मिला? अपनी ही प्रजा से। अपनी ही प्रजा ने उसी राजा को ठेस पहुंचाई जिस राजा की वजह से उनका यश पूरी दुनिया में बढ़ा था। आप समझिए, ये तो त्रेता युग से चला आ रहा है। और वही माता सीता, जब तक भगवान राम और माता सीता जीवित रहे तब तक उन्हें दुख भोगना पड़ा। किसके कारण? अपनी प्रजा के कारण। मरणोपरांत जाकर कहीं उन लोगों ने समझा, अरे ये तो भगवान राम है और ये माता सीता है। मरने के बाद पूजा हो जाएगी। जिंदा जब तक आप हो तब तक आप कर्तव्य पथ पे चलते हुए अच्छे काम करने के बावजूद, ये बच्चों को सिखाने की चीज़ है। जो इस बार जो कुछ हुआ है यूपी के इलेक्शन में, इससे अपने बच्चों को सिखाइए, अगर राजनीति के अंश को हटाएंगे, कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जो आज तक ना हुआ वो वैसा कुछ कर रहा है, पूरे के पूरे राज्य को बैठकर उन्होंने पता नहीं कहाँ सदगति पे पहुँचा दिया। उसके बावजूद अपने लोगों के कारण, कोई भी कारण रहा, लेकिन उसके कारण भी जो है वो हार की कगार पे पहुंचा। कितनी ठेस पहुंची होगी। और इससे भी बड़ा लेसन सीखने का ये है कि भगवान राम को उनकी प्रजा ने ही ठेस अगर पहुंचाते, उसके बाद में भी श्री राम ने आजीवन उसी प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर लगातार काम करना। सेम थिंग इज़ हैपनिंग। प्रजा की वजह से हारे, लेकिन हारने के बाद भी दोनों, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, दोनों उसी प्रजा के लिए फिर पूरी एनर्जी से उतने ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। करना है, यही जीवन है और ये जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। अगर आप राजनीति को साइड में रख दो तो बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे सामने है। कभी अगर बच्चों के मन में ये आ जाए कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हम काम बहुत अच्छा करते हैं, हम बहुत कुछ है, ये सिखाने की बात है कि सब कुछ करने के बावजूद रिज़ल्ट आपके खिलाफ हो सकता है। जिन लोगों के लिए कर रहे हो वही लोग आपके साथ में आपके गलत करेंगे। उसके बाद भी आपको उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, लगातार उनके लिए कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए अच्छा करना है। यही करना है, यही श्री राम का दिखाया हुआ पथ है। इसी को राम राज्य बोलते हैं और इसी के लिए आपका जीवन है। लेसन देख रहे हो आप, वहाँ से क्या निकाला है? इसी लेसन को अब मेरी लाइफ में लगाइए। जो हमारे बिज़नेस में हमने क्या अनुभव किया, 8 लोगों के अंदर, क्योंकि 8 लोगों में 2-3 तो ऐसे थे जो नए बच्चे आए हुए थे। तो ऐसी बात है, नए बच्चे आए, कोई लापरवाही करेगा, कोई गलती करेगा, किसी का काम करने का मन नहीं है तो चले गए। उसमें हमें पीड़ा नहीं होती, उसमें हमें दिक्कत नहीं होती। पिछले 1.5 साल के अंदर मुझे ये लगता था, देखो मेरा एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर मैं आपको ऑर्गेनिक खिला रहा हूँ और मेरी नीयत साफ़ नहीं है, मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं मेहनती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपको ऑर्गेनिक नहीं खिला पाऊँगा। ये मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक खिलाने के लिए सबसे पहले मूलभूत जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप पैसे के पीछे ना भागें, पूरी अच्छी नीयत से, ईमानदारी से जितना अच्छा अन्न हो सके उतना अपने ग्राहकों को खिलाने की नीयत रखते हो। ये मूलभूत रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट किसी रिटेलर में, किसी होलसेलर में, किसी कंपनी के मालिक में नहीं पाई जाती, वो कुछ भी खिला देगा, 100% ऑर्गेनिक, सेफ, सुरक्षित, अच्छा भोजन नहीं खिला सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्पाद की आप जांच मत करें, उत्पाद को आप तक लाने वाले की जांच करें, वहीं से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। एक दर्शन बन गया। कितने लोगों को हमने इस पटल के ऊपर चेक किया होगा पिछले 5-6 साल में? और क्या हम केवल जो सप्लायर्स हैं जो हमें खाना दे रहे हैं उन्हीं को चेक कर रहे हैं? नहीं, हमारे टीममेट्स की ईमानदारी बढ़े, इनके अंदर कर्तव्य निष्ठा बने। जब आपका फ़ोन जाए तो आपको सामान बेचने की नहीं, सामान दिखाने की, समझाने की, उसके एट्रीब्यूट्स बताने की कोशिश करें। और ये जब आप हमें फ़ोन करते हैं तब दिखता भी है। ऐसा करके मेरी टीम के अंदर 7-8 वफ़ादार लोग थे जिनके ऊपर मुझे ये भरोसा हो गया था कि यार ये लोग बेईमानी नहीं करेंगे, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। इतनी सुविधाएं हमने दी, केवल सुविधाएं नहीं दी,
हर 15 दिन में हम रामायण दिखाते थे उनको, रामायण के बारे में हम डिबेट करते थे। आपने बिज़नेस मीटिंग की वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी होंगी मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं भेजूँगा, तो आपको पता चलेगा कि हमने उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को कहाँ से कहाँ पर लेकर गए और उन्हें ये महसूस करवाया कि पैसा आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन मूलभूत ज़रूरतें सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी सुख बहुत जगहों से आता है, उसका एहसास करो। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब उन 4-5 लोगों को हमने गलत काम करते हुए पकड़ा तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि हम जानते थे कि हम कितने सुख का अनुभव कर रहे हैं वाक्षी के साथ जुड़कर। जाते हुए उनका मन भारी था, दुखी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं माया का एक ऐसा प्रभाव है जिस प्रभाव से शायद बच नहीं सकते बड़े से बड़े लोग, और उस माया के प्रभाव ने उनको इस तरह जकड़ लिया था कि ना तो हम माफ़ कर सकते थे और उनको यहाँ से जाना भी ज़रूरी था। एक तो मेरा फ़र्ज़ है कि लेटेस्ट अपडेट जो भी वाक्षी में चले वो मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि हमें इन चीज़ों से सीखने को क्या मिल रहा है। तो इसमें से जो भी लेसन सीखें, मुझे लगता है कि ये बच्चों को कल को आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन जब बनाएंगे तो उनको गाइड करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ये जीवन के दर्शन है जिसको हम ईश्वर के आशीर्वाद से पाने के लिए जो है वो कामयाब हो रहे हैं, और इससे आपको थोड़ी सी जानकारी भी मिलेगी। तो ये जो बच्चे जो 4-5 बता रहा हूँ उनके केसेस आप समझिएगा कि क्या है। पहला एक बच्चा था जो अभी हमें 6 महीने पहले छोड़ के गया। इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत से वो व्यक्ति काम करता था कि जब वाक्षी के यहाँ से ऑर्डर्स जाते थे तो हमारे ग्राहक तक जो हैं वो उनकी तारीफ़ के अंदर जो है बड़े बड़े वो मैसेजेस भेजते थे कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है। छोटे से झूठ के कारण जो है उन्होंने झूठ बोला। अब झूठ बोल दिया, हमने झूठ को पकड़ लिया, हमने उनसे कहा कि अब भी सच बोल दो तो कम से कम जॉब नहीं जाएगी। मैंने उस समय पे ये महसूस किया कि व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, मेहनती हो सकता है, लेकिन जब उससे एक गलत काम हो जाए तो उस गलत काम को स्वीकार करना उस व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। उस बच्चे ने भारी मन से नौकरी छोड़ने के लिए मतलब चला गया। अंत समय तक हम पूछते रहे, उससे सच नहीं उगला गया। आप ये सोचिए, अब इसे आप मुखौटा बोलिए। आप ये सोचिए इतनी आसानी से हमारे यहाँ कोई व्यक्ति सिलेक्ट नहीं होता। सोचिए 7 साल लगे मुझे, उसके बाद में अगर मैं केवल 12 या 13 लोग ही इंटरव्यू में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल होंगे हमारे यहाँ काम करने के, जिनको हमें अपनाना पड़ रहा है। नहीं तो कितनी भी भर्ती कर लीजिए, आप भर्ती करने में क्या दिक्कत है, हमारे पास में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि मेहनत और ईमानदारी क्लॉज है और इस क्लॉज को हर कोई पास नहीं करता। तो ऐसा एक बच्चा था जो बिल्कुल ईमानदारी मेहनत से काम कर रहा है। यहाँ से मुझे उस समय पे एक लेसन ये लगा कि जब वो झूठ बोल रहा था, जब गलत कर रहा था, तो उसकी आवाज़ और उसके हाथ कांप रहे थे कभी कभार जब करता है। लेकिन ये चीज़ लगी कि यार जब ये व्यक्ति पहली बार कर रहा है ये सच क्यों नहीं बोल पा रहा। वहाँ मुझे लगा कि एक बार अगर हमसे कोई गलत काम हो जाए तो उसको स्वीकार करना भी किसी व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक दर्शन है जो अपने बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि गलत काम करने से पहले आप हमेशा ये सोचो कि जब ये गलत काम अगर किसी ने पकड़ लिया तो मैं उस व्यक्ति से कहूँगा क्या वो जस्टिफाइबल होगा, क्या उससे मेरा मान सम्मान घटेगा तो नहीं, कहीं मैं जाऊँगा तो नहीं। ये सबसे मुश्किल चीज़ है जो पहले बतानी है। जब बच्चे इस चीज़ को विजुलाइज़ कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत काम नहीं करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ पे उनकी जॉब गई, और वो इसलिए नहीं गई कि उन्होंने हमसे 3-4 बॉटल्स का कुछ ऐसा प्रॉब्लम किया। प्रॉब्लम इस बात पे गई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने आपकी चोरी पकड़ ली है अब तो सच बोलिए। वो एंड मोमेंट तक वो व्यक्ति सच नहीं बोल पा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ह्यूमन बिहेवियर की। ये एक किस्सा मैंने बताया तो मुझे लगा कि ठीक है यार, हो जाता है कई बार, किसी से हो गया हो, एक केस हुआ, मान लिया। दूसरा केस बताता हूँ। एक व्यक्ति जो 3 साल से वाक्षी में है, उसके अंदर 7 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा गुण हैं। एक ही अवगुण था उसके अंदर, वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता था। और हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसका झूठ बोलना थोड़ा कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। उसने थोड़ी मॉनिटरी हेरा फेरी कर ली। केस को समझिएगा, जब हेरा फेरी करी मॉनिटरी तो जायज़ सी बात है। फिनेंशियल जो व्यक्ति पैसे के पीछे जो है अगर कोई हेरा फेरी वाक्षी में करता हो पकड़ता है, उसको जॉब से जाना होगा, जायज़ सी बात है। उनकी जॉब ले ली गई। जॉब ले ली गई तो वो व्यक्ति इतना पीड़ा में था, वो व्यक्ति हमारे स्टोर के आसपास में 10 दिन तक घूमता रहा। उसने कहीं और जॉब ही नहीं ज्वाइन की, और जैसे ही कुछ उसको कोई भी ऑर्डर मिलता या कुछ भी मिलता वो आके हमें बता देता। अब हम सोच के ये परेशान कि जिस व्यक्ति को हमने जॉब से निकाली, अब आप समझिएगा बात को, व्यक्ति मेहनती है, पूर्णतः ईमानदार नहीं है, छोटे छोटे झूठ बोलने की आदत है,
और फाइनेंशियल इस तरह की चीज़ हुई तो हमने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन वो व्यक्ति हमें छोड़ के नहीं जाना चाह रहा। 10 दिन तक वो इधर उधर जाता है, ऑर्गेनिक को आसपास प्रमोट कर रहा है, किसी से कुछ ऑर्डर मिलता है हमसे आता है, बताता है, कहते जी आप डिलीवर कर दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कहीं और नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहा। तो 10-12 दिन के बाद में हमें ही लगा, मैंने कहा भैया अगर तुमने छोड़नी ही नहीं है, अगर तुमने ये पकड़ ही लिया, इस तरह कब तक काम करोगे, बीवी बच्चे किस तरह पालोगे। तो हल्का उनका डिमोशन करके 2-3 प्रमोशंस उनके कम करे, डिमोशन करा और उनको दोबारा रखा। आज भी हम जानते हैं कि पैसे का काम हम उनसे नहीं करा सकते, पैसा देख के वो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल पाएगा, गलती कर जाएगा, वो खुद भी पैसे को दूर रखने की कोशिश करता है। आप सोच रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के किस पार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ। वो खुद जानता है कि अब वो खुद जानता है, हम भी जानते हैं। सोचिए आपके सामने वाले व्यक्ति को पता है कि आप पैसे के मामले में जो है गलत काम कर जाओगे, अब फिर भी आप आपस में आत्मीयता बनाकर रह रहे हो, और वो व्यक्ति करता भी है, मेहनती भी है, बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ पहुँचाने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है, वो झूठ बोल देता है, लेकिन वो ये स्वीकार करता है कि हाँ मुझ में ये आदत है कि मैं झूठ बोल जाता हूँ, और अब वो स्वीकार करता है कि हाँ पैसे को देख के मेरे पास दिक्कत होती है। इन दोनों चीज़ों के लिए हमने कहा भैया तुम भी सावधान रहो, हम भी सावधान रहे। वो आज भी जुड़ रहा है हमारे साथ में। तो जो सबसे ईमानदार व्यक्ति था, देखिए उसके लिए सच स्वीकार करना कितना मुश्किल है, और जिसकी आदत थी झूठ बोलने की, उसके लिए सच स्वीकार करना कितना आसान हो गया। दोनों मैंने आपको एक्सट्रीम चीज़ बताई है। तो ये व्यक्ति था जो जॉब से गया, लेकिन 10-12 दिन बाद हमें दोबारा लगने लगे। हमने कहा भैया अब जब पीड़ा छोड़ना ही नहीं है, अब जब तुमने करनी है, तो उनको सज़ा दी गई, डिमोशन की, और फिर दोबारा कराया गया। अब दोबारा मेहनत करके वो कंपनी में प्रमोशन लेंगे। दूसरा केस, तीसरा केस आया। अब तीसरा केस इतना गंभीर था, जिसको मैंने जिस स्टोरी से आपके साथ शुरू किया, ये अभी अभी हुआ है। पहले तो मैं वो भाजपा के परिणाम से ही बड़ा दुखी था, व्यक्तिगत रूप से दुखी था। मैं इसलिए दुखी नहीं था कि हो गया, हर तरह के चैलेंजेस में ध्यान रहते हैं। वो मूलभूत प्रश्न मेरे दिमाग में यही था कि यार जब एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इतना खुद को झोंक रहा है, उससे ज़्यादा भैया कोई नहीं कर सकता काम। अब तीसरी बार हो गई है, कब मानेंगे हम ये चीज़ों को। वो इतना झोंकने के बाद भी आप सोचो कि मतलब उसके साथ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए हैं कि उसको कोलिशन के साथ में काम करना पड़ेगा। जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उस ताकत को ही ख़त्म कर दिया। आप समझ रहे कितना बड़ी विडंबना जो है। तो यानी आज के बाद में कभी आप ये तो नहीं कह पाएंगे राजनीति में कि भैया किसी भी क्षेत्र में, ये तो राजनीति का बात है, किसी भी क्षेत्र में आप ये तो नहीं कह पाएंगे मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नई जो आपकी टिप्पणी होगी वो ये होगी, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, दूसरे के कल्याण के लिए काम करो, क्योंकि ये आपका धर्म है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सफलता मिल जाए, असफलता मिलने पर भी आप अपने धर्म के पथ से नहीं हटोगे, कर्तव्य पथ से नहीं हटोगे। ये है जो हमें अब बच्चों को सिखाना है। ये निष्कर्ष है जो मैं इतनी लंबी जो मैंने आपको भी वीडियो बताई, ये निष्कर्ष अब निकल कर आया है जो हमें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। और ये जब आप सिखाएंगे तब बच्चे जो है श्री राम के पथ पे चलेंगे आगे। तो ये तो वहाँ हुआ। अभी राजनीति के केस के अंदर मैं दुखी था 3 दिन तक, 4 दिन तक यही सोच रहा था, विश्लेषण ही कर रहा था, भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इतने में मेरे खुद के बिज़नेस में ही हो गया सेम केस। क्या हो गया, मेरे बिज़नेस के अंदर एक माता और एक बेटे, एक माँ और उन्हीं का पुत्र। माता की उम्र होगी 40-45 साल के आसपास, पुत्र की जो एज है वो तकरीबन 20-21-22 के आसपास। इन दोनों के साथ में समस्या ये थी कि ये मेरे साथ में 2 साल पहले ज्वाइन हुए थे, और ये इस तरह से ज्वाइन हुए थे कि इन्होंने मुझे संपर्क किया था वीडियो देखने के बाद, और माँ ने ही संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे घर की हालत ख़राब है, उनके जो पति देव है वो बहुत अच्छी पोस्ट में, एक सरकारी नौकरी में, लेकिन गलत कार्यों के अंदर चले गए, जुआ खेलना और वो सब कुछ करना। तो कितना भी कमा लो उतना कम पड़ता है। तो सोचिए विडंबना कितनी है कि कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी है उनके पति देव की गवर्नमेंट जॉब के अंदर, लेकिन वो जितना पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा जो है वो गलत चीज़ों के अंदर उड़ा देते हैं। जिस घर के अंदर 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए की महीने की इनकम हो, सोचिए वो कितना सुखी हो सकता था। लेकिन गलत आदतों के अंदर वो पैसा जाने की वजह से माँ भी और बेटे भी खाने तक के लिए मोहताज थे कि खाने के लिए भोजन भी कल को होगा कि नहीं होगा, इतनी बुरी हालत थी घर में।
और ऊपर से जाहिर सी बात है, जब पिता के पास में ऐब होंगे, गलत काम होंगे, तो वो मारपीट भी करेगा, वो भी होता था। बच्चे की उस समय उम्र थी 18 साल के आसपास। तो जब उनका फ़ोन आया तो मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि मैं हमेशा जब कोई व्यक्ति अगर इस तरह की मदद में हो तो उनको अगर मेरे माध्यम से जॉब मिल सकती है तो मैं ज़रूर देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है मैं कोई धर्मात्मा बनने की कोशिश करता हूँ, इसके साइंटिफिक रीज़न है कि ऐसे लोग मुझे बहुत बेनिफिट करके गए हैं। मैंने जब जब किसी व्यक्ति की ऐसे मदद करने की कोशिश की है, इनफैक्ट आप जानें तो आज के समय पे मेरे स्टोर में जितने लोग जो वफ़ादार सबसे ज़्यादा हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनको किसी समय पे कोई आसरा नहीं दे रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, हमने मदद देने की कोशिश की। और देखिए आज वो वाक्षी को भी चला रहे हैं और आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो वहाँ से माता, अब माँ 40-45 साल की, पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा, माँ के लिए क्या काम दें भैया, क्या जॉब दें। और रहती हैं वो कर्नाटका में, वहाँ से स्पेशल आएंगी, वो कहने जी हमें बुलाओ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को आप जो है नौकरी पे रखो। मैंने कहा ठीक है, बेटे को भेजिए, हम तैयारी कराएंगे। बेटे को रखा, हमने जॉब में काम सिखाना शुरू करा। बेटा सेट हुआ। जब बेटा सेट हुआ 1-2 महीने में माता ने कहा कि भैया मुझे भी नौकरी दे दो। हमने कहा चलो आपको भी देंगे। उनके रहने तक की व्यवस्था, क्योंकि कर्नाटका से आए थे, रहने तक की व्यवस्था के लिए मकान दिलवाया, हर तरह से मॉनेटरी सपोर्ट दिया, नौकरी का सपोर्ट दिया। और आज तक वो ये कहते हैं कि उस समय पर जो उस बच्चे के पिता ने उनके लिए कभी नहीं किया, इतनी सारी चीज़ें जो हैं, हम तो कौन होते हैं करने वाले, ईश्वर ने हमारे माध्यम से उनके लिए करवाया। तो सोचिए कितनी बड़ी एक वो हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। किसी की मजबूरी में जब इतने मदद करोगे क्या है। और निहायती मेहनती और निहायती ईमानदार जो है उन्होंने बनकर हमें कम से कम 2 साल तक सर्विस दी। अब जब इतने सब भरोसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, जब परिवार का ही एक पार्ट बन जाए, परिवार का ही पार्ट बन गए थे। हमारे यहाँ कोई मतभेद इस तरह का रहता नहीं कि कोई एम्प्लॉई है, ऐसा हम एम्प्लॉयर नहीं मानते, वो एम्प्लॉय नहीं, टीममेट्स की तरह काम करते हैं। और परिवार के सदस्य अगर कल को वो कहते हैं कि वरुण जी हमें आपके घर में भी रहना है, तो मेरे घर में भी रह सकते थे। इतनी घनिष्ठता और इतनी ईमानदारी से, और इतने हमने साथ में काम करें, तो सोचिए क्या 2 साल तक, 2.5 साल तक। हाल ही में पता चला कि कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का जो सामान है वो हमारे स्टोर से चोरी हो रहा था। और जायज़ सी बात है, और ये लेसन्स हम हर 15 दिन में अपने जितने टीममेट्स हैं उनको समझाते हैं। एक सिद्धांत और बताता हूँ, ये बच्चों को आप बताइएगा साइंटिफिकली कि चोरी करने में, साइंटिफिकली, ये तो धर्म की बात तो बताते हैं कि चोरी करना गलत पाप है, नहीं करनी चाहिए, कोई मानता थोड़ी है। मैं आपको साइंटिफिक एक तर्क देता हूँ, ये बच्चों को ज़रूर बताइए, और हो सकता है इससे बच्चे जो है कंट्रोल होने में मदद मिले। साइंटिफिकली चोरी करना जो है वो आपके लिए इतनी आत्मघातक होता है, आप बात को समझिएगा कॉन्सेप्ट को। पहले दिन आप हमेशा 2 रुपये की चोरी करोगे। प्रॉब्लम ये है कि जब आप 2 रुपये की चोरी करोगे तो ना तो 2 रुपये से आप अमीर हो रहे हो, ना दूसरा गरीब हो रहा है। और जब आप 2 रुपये की चोरी करोगे तो आप बहुत सारी चौकन्ने होकर सिस्टम्स बनाओगे। मैं ऐसे ना पकड़ा जाऊँ, मैं वैसे ना पकड़ा जाऊँ, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा। ये चोरी का फिनोमिनन है, साइंटिफिक फिनोमिना, जो मैंने अनुभव किया, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 रुपये आप चोरी करोगे, 99% चांस है आप बच जाओगे, आप नहीं पकड़े जाओगे। 2 रुपये की चोरी करी, निकल गए। प्रॉब्लम शुरू होती है इसके 1-1.5-2 महीने बाद। जब आप हर रोज़ 2-2 रुपये चोरी करने लग जाते हो, तो होता ये है कि पहले 2 रुपये जब आप चोरी कर रहे थे तो आपका दिमाग, आपकी कॉन्शियस बहुत तेज़ काम कर रही थी। आपको ये डर था कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए आपका दिमाग तेज़ काम करके हर चीज़ के सिस्टम्स बनाता था। लेकिन क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने तक अब आप नहीं पकड़े गए हो, तो इस वजह से दिमाग जो है वो आपका ये सोचने लग जाता है कि जब मैं 1.5 महीने तक नहीं पकड़ा गया तो अब क्या पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए देखोगे तो मैक्सिमम चोर जो हैं वो कभी अपनी पहली चोरी के अंदर नहीं पकड़े जाते, वो पकड़े जाते हैं जब लगातार वो क्राइम जो है वो 30-40 बार कर देते हैं। और इसमें भी खूबसूरत बात ये है, जो सिद्धांतिक रूप से प्रूवन है, चाहे आप सिगरेट पी लो, चाहे शराब पी लो, चाहे चोरी कर लो, चाहे कोई गलत काम कर लो, पहले 3 बारी के अंदर आप केवल उसे मना कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते गलत काम, 4थी बारी में आप उसे मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब वो काम आपको अपनी तरफ इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा कि उसको मना करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी आप उस समय पे एकत्रित नहीं कर पाओगे। आपका आत्मबल खत्म हो चुका होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये कहूँगा कि अगर बच्चों को कभी भी इस तरह करना है, कोई भी गलत काम जो है, उनको आप बोलिए कि एक बार करके देख, परख के देख, तेरे को पता चलेगा। वी आर प्रूविंग दिस थिंग। और जब उस चीज़ के ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाएंगे कि देखो गलत चीज़ जो है वो अपने आप को कितने प्रभावशाली तरीके से अपनी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उन्हें समझ में आएगा कि गलत दिशा में जाना क्या होता है।
कॉन्शियस केवल 2 या 3 बार ही हमें रोकती है, चौथी बार रोक ही नहीं पाएगी। और 2 रुपये में ना आप अमीर हो रहे हो ना दूसरा गरीब हो रहा है। जायज़ सी बात है, आज जो 2 रुपये आप चोरी कर रहे हो वो कल को 2 लाख पर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन भर केवल 2 रुपये चोरी करते रहो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज 7 साल का अनुभव हो गया। 7 साल के अंदर हमारे स्टोर में से पता नहीं कितनी चोरियाँ हैं लोगों ने करी हैं, और हर बार हमने यही अनुभव किया और यही कॉन्सेप्ट हम अपने बच्चों को बता बता के थक गए कि आप 2 रुपये की चोरी करोगे आपको कोई नहीं पकड़ेगा। भैया 2 लाख की जब करोगे तब तो दिख ही रही है ना, सामने दिख रही है। और यही हुआ, वो 8 महीने से चोरी कर रहे थे। अब वो चोरी इस लेवल तक बढ़ गई थी क्योंकि 25-25 हज़ार रुपये का राशन जब हर महीने लेके जाओगे भाई, अंधे को भी दिखने लग जाएगा। तो दिखने लग गया, जब सामने दिखने लग गया तब एक्शन हुआ। एक्शन हुआ तो पहाड़ टूटा उनके ऊपर, पहाड़ टूटा। और पहाड़ किस वजह से टूटा? इसका नाम है दुर्दशा, जो अब जीवन में शुरू होती है। क्योंकि जिस दलदल से वो कर्नाटका से उठ के आए थे, किसी चीज़ की कमी थोड़ी थी, ईश्वर ने दे तो रखा था पैसा। प्रॉब्लम ये थी कि पिता जो है वो गलत दिशा की तरफ आगे जा रहे हैं, और अगर अब हम भी गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ गए तो हमें दोबारा उस नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई आसरा ही नहीं है। माँ के लिए और आसरा क्या बनेगा? तो बाई चांस यहाँ नौकरी मिल गई, बाहर दूसरी जगह जब नौकरी करेंगे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। महिलाओं के साथ में तो और ज़्यादा दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जहाँ पर भी करेंगे वहाँ पर बहुत दिक्कत आएंगी, आप समझ सकते हैं। तो ये जो दोनों के साथ में समस्या आई है, अब उसके कारण जो है अब वापस उनको वहीं दलदल पे जाना होगा जिस दलदल से निकलने का ईश्वर ने एक बार तो मौका दे दिया, बार बार थोड़ी देगा। तो चाह कर भी जो हमें एक अच्छा मौका मिलता है उस मौके को गंवा देते हैं। उन्हें अब वो चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, वो गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि भैया हम सारा पैसा लौटाने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन नहीं मौका मिल सकता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में तो हम आपको हर 15 दिन में कह रहे हैं कि इससे सतर्क रहो, सतर्क रहो, ये आपको बर्बाद कर देगा। और ये करने के बावजूद अगर हम इस तरह का विश्वासघात करते हैं टीममेट्स के साथ में या उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में इतनी ज़बरदस्त बॉन्ड है, तो कैसे विश्वास हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मजबूरी में हमें जाना पड़ा। तो ये लेसन उस वाले लेसन से किस तरह से जुड़ा हुआ है जो मैंने अभी मोदी जी वाला बताया। जिन लोगों के लिए हमने सब कुछ किया, और इतना सब कुछ किया मैं वीडियो में बताना भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि आप सोचिए उनके लिए तो हम थाने तक में गए हैं। उनके पिता से जब उनकी लड़ाई हो गई तब जाके पुलिस कंप्लेंट तक करवाना, सब कुछ यहाँ तक जाके हमने मदद करी है, हर तरीके से करी है। रातों भी हम रात को उनके घर में गए हैं जब सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उनकी मदद करने के लिए। और ऐसा नहीं है वो लोग गलत हैं, उनके मन में शर्मिंदगी है इस समय पे, वो मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हमसे गलत करना चाहते थे, लेकिन ये है माया का प्रभाव। अगर आप इसकी इंटेंसिटी समझ पाए, मैं वो ग्रे एरियाज़ आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ। जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, जितने लोगों को मैंने मेंशन किया, आप उसको समझ सकते हैं। दे आर नॉट बैड पीपल। गलत होते तो वो छटनी हो जाती। मेरे यहाँ बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। मेरे यहाँ के, मेरे यहाँ टिक ही नहीं सकता व्यक्ति, 2 दिन में हाफ जाता है। काम इतना है, हार्डवर्क इतना है। मेहनत भी वही कर सकता है जिसके अंदर ईमानदारी का जज्बा होगा। हर व्यक्ति मेहनत भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ईमानदारी की एक ऐसी कीमत है जो ईश्वर मांगता है, और देनी देखिए कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल है ये। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि हमारे आसपास किस कलयुग के किस हम अंश के जो है पार्ट बने हुए हैं, कि इतनी सुविधा होने के बाद हमारी कंपनी में सुविधा इस तरह की है कि अगर कोई व्यक्ति को रात को आज मेरे किसी टीममेट को दिक्कत हो जाए और वो व्यक्ति जो है मेरी कंपनी के लिए बढ़िया काम कर रहा है, तो 50,000 लाख रुपए भी हम उसके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमने किए हैं। आज तो 6-7 साल हो गए व्यापार करते हुए। 1 साल 2 साल का जब मेरा व्यापार था तब भी 40,000 रुपये खर्च कर दिए। अगला व्यक्ति ने कहा मैं आपके कभी चुका नहीं पाऊँगा, नौकरी छोड़ के चला गया। आज भी 40,000 रुपये उसके बाद बकाया है। हम उसके बारे में भी गलत नहीं सोचते, इसलिए नहीं सोचते क्योंकि ईश्वर ने हमें तो और दिया है, उसको वो 40,000 भी नहीं बेचारे को फबे, वो आज 5-7 हज़ार की नौकरी पे ही लगा हुआ है। आज शायद हमारे साथ जुड़ा होता और जैसे हम कह रहे थे वैसे कार्य करता तो हम भी बहुत आगे बढ़ते, वो भी आगे बढ़ता। मेहनती तो थे लेकिन चूक गए। तो ये तीसरा केस जब हुआ तब मुझे ये लगा, अब आप सोचिए तीसरे केस में क्या हुआ, 5-6 स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई मेरी। 13 से सीधा हम आ गए 7-8 के ऊपर, और एक व्यक्ति बेचारा और छोड़ गया। अब वो क्यों छोड़ गया तो वो हमें भी नहीं समझ में आया। इतना बढ़िया ईमानदार व्यक्ति है, आप अगर मेरे स्क्रीनशॉट्स देखोगे तो उस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा नाम मिलेगा। ईमानदारी से काम किया, ऐसा नहीं है ऐसे ही फर्जीवाड़ी से हुआ है। ईमानदारी से, मेहनत से, 12-12, 13-13 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं ये।
ये तो माता का और बेटे का बताया मैंने। एक और केस है यही, नाम तो हम बोल नहीं सकते, किसी की मानहानि हो, क्या फ़ायदा यार, हैं तो अपने बच्चे। 2 साल तक, 1.5 से 2 साल तक उस व्यक्ति ने 1 रुपये तक की चोरी नहीं करी, कभी केस ही नहीं पकड़ा गया, कभी करा ही नहीं उसने। लेकिन अब उससे पता नहीं क्या था कि नौकरी छोड़नी थी या क्या थी, 40,000 रुपये कंपनी के लेके और वो घर में बैठ गया। हम फ़ोन कर रहे हैं, अरे भाई बता तो दो, तुम काम नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हो, हिसाब तो क्लियर कर जो। नहीं, तो जाहिर सी बात है, पुलिस के अंदर हमारी जानकारी थी, हमने उनको भेजा, पुलिस का फ़ोन गया, तब वो व्यक्ति आज डर के मारे जो है वो 35-40 हज़ार रुपये चुका गया। और उसकी हालत इतनी ख़राब है, 35-40 हज़ार रुपये हमें भी पता है उसके पास है नहीं। अब पता नहीं किसके साथ में इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत से 1.5 2 साल काम करने के बाद ये बच्चे कैसे इतने भटक रहे हैं। ये 7 साल के बाद में मेरे जीवन का अनुभव है, जिसको मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैंने वो स्टोरी आपकी यूपी वाली शुरू करी थी कि इतना सब कुछ करने के बाद, गिनती नहीं है सुविधाओं की जो हमने दे रखी है, इतना टेंशन फ्री होकर हमारी टीम काम करती है, इतने बेहतरीन सारी चीज़ों के लिए हमने उपलब्धि करा रखी है, उसके बाद में भी वो लोग ही हमें धोखा दे गए जिस पे हमें सबसे ज़्यादा विश्वास है। और ये लेसन जो मैंने अभी आपको टिप्पणी पढ़ी है, कहाँ से सीखी? उसी परिवेश से। अगर वहाँ पे नहीं होता यूपी में, तो अब वो हुआ है ना, तो क्या है कि ना कि अपना दुख कम हो जाता है जब दूसरे व्यक्ति का भी दुख आप देखते हैं, अरे ये भी तो सेम दुखी उतना ही है, तो आपका दुख कम हो जाता है। तो मुझे दुख इसलिए नहीं है, मैंने कहा अरे यार मोदी भी तो बेचारे इसी दुख से गुजर रहे होंगे, है कि नहीं। आपने हालत देखिए, जब योगी जी जब गए हैं दिल्ली, जब मिलने के लिए गए थे मोदी जी से, तो उनके चेहरे के ऊपर आप वो एक हल्की सी पीड़ा को देख पाएंगे। इन्हें आप नेता और राजनेता मत समझिए, इन्हें राजनीति मत समझिए। भारत का बहुत स्वर्णिम पृष्ठ है जो लिखा जा रहा है। मैंने आज तक कभी राजनीति में इतना जो है कभी वो नहीं लिया। ये 4-5 लोग हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि यार मैं आपसे बात करूं इनके बारे में। नितिन गडकरी, वाजपेयी जी, है ना, और ये मोदी जी, योगी जी, सीखने लायक हैं। भेजना चाहिए हमें, अपने बच्चों को भेजना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारे देश की राजनीति जो है शुद्ध हुई है, और किसी भी पटल पे, किसी भी मंच पे अगर मुझे लगता है, मैं सीखता बहुत हूँ इन सब से, और मैं बहुत क्लोजली इन्हीं को ऑब्ज़र्व करता हूँ। वरना मैं तो बाहर की किसी चीज़ में घुसता ही नहीं। क्रिकेट भी मैं देखता था केवल सचिन के लिए देखता था, उसके अलावा मैं देखता नहीं था किसी के लिए। कभी सचिन आ रहा होता था तो उससे भी सीखने की कोशिश करता था। तो ये लोग सचिन तेंदुलकर हैं राजनीति के, इनसे हमें आदर्श सीखने चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो इसीलिए जो वीडियो के अंदर जब भी मैं इनकी बात करूँ, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, इसको राजनीतिक एंगल आप मत लीजिएगा। ये बहुत बड़े लेसन्स हैं सीखने के लिए, बहुत बड़े लेसन्स हैं सीखने के लिए। इसमें से इतनी सारी चीज़ें तो मैं अभी आपको ध्यान में नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी होती जाएगी। बहुत कुछ है सीखने के लिए जो मिल रहा है। सीखने की बात ये है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और जिन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, जिन्हें खुद ही नहीं पता था। आप समझो, पेपर में जा रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि हमारे 15 नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे, और उनके 15 नंबर आ जाएं। आप समझ रहे हो, पेपर में बैठ रहे हैं, हुआ क्या है, ये पेपर में बैठ रहे हैं, उतनी सीटें उन पार्टियों की आ रही है जिन्हें खुद भी अगर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी कितनी सीटें आ रही हैं, वो आपको पता है बोलने के लिए बोल रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता था हम जीत जाएंगे। और जीतने के बाद में ढोल बजा रहे हैं, हमारी ये रणनीति थी, वो अरे काहे की रणनीति थी, कुछ रणनीति नहीं थी तुम्हारी। तो ऐसे खेल हुए हैं। तो मेरे वाले के अंदर जब अब एक के बाद एक जब इतने वफ़ादार लोगों से झटका लगता है तो पीड़ा होती है, दुख तो होता है। उन्हें भी था, हमें भी था, ऐसे नहीं केवल मुझे, उन्हें भी था कि इतनी अच्छी जगह से हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको माया का प्रभाव बता रहा हूँ कि माया कितनी प्रभावशाली होती है। हम लोग अगर गहन चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि माया का प्रभाव कितना ज़्यादा प्रबल होता है। ऐसे नहीं कहा जाता कि विश्वामित्र जो हैं वो 1000 साल तक तपस्या करते हैं, एकदम उर्वशी या मेनका आ जाती है और 1000 साल की तपस्या टूट जाती है। ये है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार का प्रभाव, जो मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया। आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन लोगों को हम तैयार करते हैं, और उतने बेहतरीन लोगों से अगर गलतियां हो रही हैं तो आप सोचिए समाज में सो कॉल्ड जितने अच्छे लोग हैं, बहुत पतन हुआ है। ये जो वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज मैंने शुरू करी है आप सबके लिए, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आज के समय में अगर घर से बाहर आप निकल रहे हो
आप मुंह मांगा पैसा भी सामने वाले व्यक्ति को दे दोगे तब भी गारंटी नहीं है कि उस पैसे की वैल्यू जो है वो आपको डिलीवर कर दे थ्रू सर्विस। हमारा नैतिक पतन हुआ है समाज के तौर पे, नैतिक पतन हुआ है। इसीलिए मैंने निष्कर्ष निकाला है कि हमें लगता है कि व्यापार करना बहुत मुश्किल है, हमें लगता है कि जॉब करनी बहुत मुश्किल है, हमें लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैं हर किसी को ये कहता हूँ, भाई तुम कुछ मत करो, तुम केवल ये लिखो कि मैं पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से आप लोगों के दिए हुए पैसे का सम्मान करते हुए आपको अच्छी चीज़ खिलाने की कोशिश करूँगा या अच्छी सेवा देने की कोशिश करूँगा, और जो तुमने लिखा है उसको पूरे मन से करने की कोशिश करो। केवल अगर आज के समय में कोई व्यक्ति व्यापार में इतना भी कर लेना, उसका व्यापार 100% चलेगा उसका व्यापार। लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा। आसपास इतनी सर्विसेज के अंदर मैं खुद महसूस करता हूँ, मेरे घर में नलका तक ठीक करने वाला प्लम्बर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रीशियन नहीं आ रहा जो बिजली को ठीक कर ले। 300 क्या 500 क्या 800 रुपये दे दो, आपको जो चीज़ है उसके अंदर वो टंकी जरूर मारेगा, उसमें करेगा भैया, घपला तो मैं करूँगा, उसके बिना मेरी रोज़ी रोटी नहीं। ये हमारे नैतिक पतन का ये प्रमाण है। कितना मर्जी पढ़ा लीजिए बच्चों को, तो ये नैतिक पतन हुआ है हम सबका, और इसके लिए मैं आपको प्रमाण के रूप में दे रहा हूँ। तो अब अंदर से जो है हमें भी पीड़ा है, योगी मोदी को भी पीड़ा है, दोनों की पीड़ा ऑलमोस्ट सेम है। विश्वासघात उन्हीं से मिला जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है कि नहीं? तो वो पीड़ा दोनों जगह सेम है, इसलिए दोनों को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अब इसी पीड़ा के बाद भी जो सिखाने वाली बात है बच्चों को कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। श्री राम सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन तुरंत वनवास की आज्ञा आ गई। तो क्या सिखाया श्री राम ने? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो महल में रहूँगा तब भी सुखी रहूँगा, और वन में जाऊँगा तब भी सुखी रहूँगा। और उन्होंने उस सुख को पाने की कोशिश भी करी और पाया भी। यही हमें भी, योगी को भी, मोदी को भी, सबको यही सोचना है कि विधाता ने जो सर्कमस्टेंसेस दिए हैं वो किसी अच्छे के लिए दिए हैं। आप कहेंगे वरुण जी इसमें अच्छी क्या बात है? 13 में से आपके 6-7 लोग तो चलेगा, 5-6 विकेट बची है, अच्छी क्या बात है? पहली अच्छी बात ये है कि हम लोगों को अपने पुराने, जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हम 8-8 10-10 घंटे खींचते थे। अब जब 12-13 लोग आ गए तो जायज़ सी बात है मेरी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। अब वही 6 लोग हैं तो मुझे खुद घुसना पड़ रहा है काम के अंदर। तो सबसे पहली तो जो पुराना हुनर था, क्या आज भी आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं है काम करने का, 8-10 घंटे का, 12 घंटे का? मुझे खुशी है पिछले 3 दिन से मैं केवल 6 घंटे सो रहा हूँ, और अब देखिए अब आपसे वीडियो पे भी बात कर रहा हूँ, और सुबह से शाम तक हम काम भी कर रहे हैं। तो मुझे अंदरूनी खुशी है कि पिछले 1 साल शायद हो गया था मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन इतना काम मैं कर पा रहा हूँ। ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ, और अपने लिए गर्व करने योग्य बात है कि नहीं अभी भी जज्बा है, हम उतना काम कर सकते हैं। ये आशावाद है, ये ऑप्टिमिज्म है, ये सिखाता है हमारा धर्म हमें। ये नहीं सोचना रहे 6-7 लोग चले गए, 5-6 लोग बचे हैं, 13 लोगों का काम कौन करेगा। और मैं नेतृत्व में हूँ, मैं लीडर हूँ, तो जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी टीममेट मुझसे भी आगे काम कर रही है। वो कह रहे हैं जब भैया इतना काम कर रहे हैं तो चलो हम भी तेज़ी से काम करेंगे। ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है ना। तो वो भी ज़्यादा एनर्जी से काम कर रहे हैं और हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा क्या है? जब हमारी टीम 13 की हो गई थी, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मेरा कनेक्ट जाहिर सी बात है अपने बेनिफिशियरी से आप लोगों से कम हो गया था। आपने देखा ना बीच में व्हाट्सएप पे टीम आपको रिवर्ट कर रही थी, मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि लगातार व्हाट्सएप आए जा रहे हैं, मैं कितना संभालूंगा। लेकिन अब जब मैं ही 12 घंटे काम कर रहा हूँ दिन के अंदर, तो अब रिवर्ट मैं ही दे रहा हूँ कस्टमर्स को, तो मेरे बेनिफिशियरीज बड़े खुश हैं। आज 5-6 ने तारीफ़ करी, अरे वरुण जी आपके बढ़िया, आप बात कर रहे हो। उसी सारे कम से कम फ़ोन आ गए, कह रहे यार आपसे तो बात ही नहीं होती थी, बात हो गई। वो तो बेचारे वरदान कह रहे अच्छा है यार टीम में यही रहे यार, इससे कम बात तो हो जाएगी ढंग से। तो बात ही नहीं कर रहा था, है कि नहीं। अगर इस वीडियो में अभी तक आप टिके हुए होंगे तो आप कहोगे यार वरुण जी अच्छा है, तुम ही लगे रहो काम में, क्या दिक्कत है, कम से कम जवाब तो अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो जवाब यूजुअली बात है वो जो जिस तरीके से हम दे पाते हैं उतना अच्छा टीम तो नहीं दे पाएगी। तो जितने लोगों को अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और व्हाट्सएप पूरा मेरे हाथ में आया हुआ है, तुरंत मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई, तुरंत 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे, लोग कर रहे जा रहे हैं, रिप्लाई होता जा रहा है, तुरंत तेज़ी से काम हो रहा है, लोग बड़े खुश हैं 3 दिन से।
तो इससे मेरी ब्रांड वैल्यू और बढ़ रही है और लोग बड़े खुश हो गए। वो कह रहे हैं पिछले 7-8 महीने से आपकी आवाज़ नहीं सुनी थी भैया, आपसे तो बात करना बड़ा मुश्किल हो गया था, 3-3 दिन वेटिंग थी आपसे बात करने की, करो अब तुरंत बात। तो मेरे को तो लगता है पक्का आज 5-6 लोगों में से 3-4 ने तो कहा होगा अच्छा है टीममेट में इतना ही प्रेशर रखो इस बंदे पे, ऐसे बात होती रहेगी इससे। ये बहुत अच्छी बात है जो हुई। और क्या अच्छी चीज़ें इसमें से, अच्छा और क्या ढूंढो? अरे खर्चा कम हो गया, 6 लोगों की सैलरी कम हो गई। हाँ लोड बढ़ा हुआ है, लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं, तो उतना पैसा भी तो बचेगा। तो 80-90 हज़ार की तो सैलरी बच गई महीने की। तो जितना नुकसान हुआ वो चोरियों का, वो सारा रिकवर हो जाएगा भाई। तो वो रिकवर हो जाएगा तो बचेगा, क्योंकि 7 साल तो हमें हो गए, वाक्षी में कभी पैसा ही नहीं बचा। खर्चे हम पहले दिन भी निकाल रहे थे, आज भी निकाल रहे हैं, खर्चे निकलते जा रहे हैं, पैसा हमारे पास कभी जुड़ता नहीं, उसी स्टोर के अंदर बैठे हुए हैं छोटे से में। तो अब उम्मीद है कि ज़्यादा काम करेंगे, कम लोग ज़्यादा काम करेंगे तो 2-4 पैसे बचेंगे, तो उसकी बचत हो जाएगी थोड़ी। ये ऑप्टिमिज्म है, ये चीज़ है सिखाने की दोस्तों। और अगर आप कहोगे तो मैं उसमें भी बता देता हूँ, वो यूपी वाले के अंदर भी, ये दोनों केसेस को मेरे को लगता है अगर आपके बच्चों के साथ आप दिन में एक बार बैठते हो, मैं तो अपने बच्चों के साथ में ये डिस्कशंस इस तरह की ज़रूर करूँगा। अभी तो छोटे बच्चे हैं, उनकी आप वैदिक गुरुकुल की वीडियोस देख रहे होंगे मेरी, अगर नहीं देख रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना, मैं आपको ग्रुप जो है शेयर करूँगा कि अपने बच्चों के साथ में मैं किस तरह के प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत गर्व की अनुभूति होती है मुझे। बिल्कुल अलग पैटर्न चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का। अरे बच्चों की पढ़ाई में जिस टीचर को मैंने रिक्रूट किया, वो टीचर कह रही है वरुण जी आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो बच्चे को? मैं तो ज़िंदगी में पहली बार ही पढ़ा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा ये मत सोचो पहली बार पढ़ा रही हूँ, बाद में ये बताओ ये चीज़ पढ़ानी चाहिए कि नहीं? कह रहे पढ़ानी तो यही चाहिए। मैंने कहा पढ़ाओ फिर। तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, उसके साथ जुड़िए आप। मैं इंस्टाग्राम का और उसका चैनल दूंगा, तो इसमें आपको पता चलेगा बच्चों की परवरिश करने के लिए क्या पैटर्न है। बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है, गर्व है मुझे, अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। अभी तो पता नहीं सफलता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा अभी तक का अनुभव ये है कि नए रास्ते पे जब आप निकलते हो तो आपको सफलता तो मिलती है। नए रास्ते पे निकलते हो ना तो नई चीज़ें खोजने में मिलती है। ऑर्गेनिक का बिज़नेस जो था ये क्या किसी का सिखाया हुआ था? सोचा कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बढ़िया करना है, कुछ नया करना है। पर आप देखो कितने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, कितने लोगों की दुआएं मिलती हैं। सबका ही फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और जितने लोगों को हमने रिक्रूट कर रखा उनका बहुत फ़ायदा है। सिस्टम्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं हमने जॉब में। मैं तो बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि जितने अच्छे सिस्टम्स मैंने अपनी कंपनी में बनाए हुए हैं, इतने अच्छे तो केवल टाटा के पास में या गूगल के पास मिलेंगे। और गूगल में एक बार पढ़ा था कि बंदा खेलते खेलते जो है वो अपना काम करता है, वो ऊपर से स्लाइड करके नीचे आते हैं। वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी कि अपने लोगों के लिए मैं इस तरह का एक पैटर्न बनाऊंगा, इस तरह का काम बनाऊंगा कि विदाउट स्ट्रेस बढ़िया काम खींचेंगे वो, और वो हम करने में कामयाब हुए। इसीलिए लोग जब हमें छोड़ के जाते हैं उनके आंखों में सच में आंसू होते हैं, उन्हें शर्मिंदगी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है कि क्योंकि आपने बता रखा है कि ये काम मत करना, फिर भी आप करते हो। तो अब आप अगर किसी को बोलोगे भैया सिगरेट मत पीना, इससे नुकसान होगा, फिर भी वो जानबूझ के सिगरेट पी रहा है, आपने हर तरीके से उसे समझा लिया, तो कल को तो आपको उससे नाता तोड़ना पड़ेगा ना। ये प्रॉब्लम फंस रही है, बस ये प्रॉब्लम फंस रही है। तो माया का खेल है ये। तो ये आपको पता चला कि अंदर पीड़ा है, थकावट भी बहुत है। 6 घंटे की नींद ली है केवल, कल भी और परसों भी रात की, और ईश्वर का आशीर्वाद देखो पूरा दिन काम कर रहे हैं। और अब भी लगा हुआ हूँ रात को, अब कितना 10 साढ़े 10 बजने को आए हैं देखिए। अब 11-12 बजे सोऊंगा और 5-6 बजे उठ जाऊँगा। अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा यार तुम मोदी जी वाला मीटर खींच रहे हो, तुम बढ़िया आदमी हो गए हो। और नहीं तो बीच में ऐसा लगने लगा था यार बड़े आलसी आदमी हो गए हो तुम। ये देखो ईश्वर की करामात है। देखो आप जब इस तरह का बर्डन आता है और उसमें जब आप काम करते हो तो ईश्वर शक्ति भी देता है। बढ़िया लग रहा है, हर चीज़ अच्छी हो रही है। व्यायाम भी कर रहा हूँ, स्ट्रेस में नहीं हूँ। सुबह व्यायाम भी कर रहा हूँ, खाना पीना अच्छा है, और दिन के देखो जिसे 17-18 घंटे बोलते हैं वो वाला काम निकल रहा है इस समय। 5-6 घंटे बस सोने में जा रहे हैं और उसके बाद लगातार काम तेज़ी से, और स्ट्रेस नहीं आ रहा, टेंशन नहीं हो रही, फैटीग नहीं हो रही। ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ये अनुभव आता है। तो जब आपके साथ कुछ गलत हो, मेरा कहने का मतलब है बच्चों को सिखाना है कि उसमें से भी आप कैसे पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। और बीजेपी वालों के साथ में भी यही हुआ, उसकी भी गणना कर लेते हैं हल्का। उनके साथ में क्या अच्छा हुआ? जाहिर सी बात है हमारी तरह के जो समर्थक हैं उनको तो बड़ी निराशा हुई, अरे क्या हो गया और उसमें गालियाँ दिए जा रहे हैं अयोध्या वालों को, यूपी वालों को। उससे कुछ होगा नहीं। तो इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हुई है? पहली चीज़ तो अच्छी ये हुई है, देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर इस बार भी इनकी 400 की सीटें आ जाती
या ये पूर्ण रूप से बहुमत बना लेते, कोalition की सरकार नहीं बनती, तो अहंकार तो आता ही आता। एक बार के लिए मान लीजिए कि जीत को पचाने का हुनर मोदी के पास हो, योगी के पास हो, लेकिन जितने इनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास तो नहीं था। और ग्राउंड लेवल पर ये अहंकार जो होता, ये बहुत नुकसान करता बीजेपी को, बहुत नुकसान करता। ये तो हमें पिछली बार भी पता चल गया था 2019 से 24 तक में कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं ने काम ही करना बंद कर दिया था। क्योंकि जब आपको पता है कि सीटें आ ही जाएंगी, इलेक्शन जीत ही जाओगे, मोदी जी के नाम पे सब हो जाएगा, तो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता क्यों काम करेगा। काम बहुत कम हो गया था ग्राउंड लेवल पे, और शायद वही हार के कारण में से भी एक आया। तीसरी बार भी अगर ये मेजॉरिटी पे आ जाते, 100% में आ जाते, तो ये अहंकार बहुत हद तक नुकसान करता। और 5 साल तक मोदी योगी तो काम करते, गडकरी तो काम करते, ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता आपका बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता, और उसको रिवाइव करने की कोई तंत्र आपके पास नहीं बचती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पहले वो इतना आलसी और इतना हो गया था कि काम करने के लिए वो तैयार नहीं था। दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो थी वो ये होती कि 400 की सीटें या आप बहुमत में, पूर्ण बहुमत में होती, तो विपक्ष बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। और विपक्ष ख़त्म होने का मतलब है, आपने देखे कितने लोग हैं जो भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर ज्वाइन करके गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी के अंदर आते, ये देश के लिए ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती। ये देश के लिए ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती जहां विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो जाता। क्योंकि विपक्ष के काम करने का या कुछ करने का मोटिव ही नहीं रहता। आप मुद्दा क्यों उठाओगे, मोराल देखिएगा दूसरे पक्ष का कितना डाउन हो जाता। जो आप देख रहे हो ना अभी, क्या हुआ था, ये धीरे धीरे करते हुए हुआ क्या था। पहले मायावती जी ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, अखिलेश बाबू ऑलमोस्ट चुप ही हो गए थे, मुद्दे उठाने ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे। बचे कितने थे, एक राहुल बाबा बचे थे और एक आम आदमी पार्टी वाले बचे थे। और इस बार भी अगर पूर्ण बहुमत आ जाती तो भैया ईडी सीबीआई का तो आप देख रहे हो, वो तो हो ही रहा था। तो विपक्ष जब बोलना बिल्कुल बंद कर देगा, आप विपक्ष को इतना ख़त्म कर दोगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होता। पार्टियां ही नहीं बचती। और जब सारे लोग केवल भाजपा में ही आ जाते, तो एक नई राजनीति शुरू होती, जिस राजनीति का हमने अभी अंश देखा। अंदर ही अंदर लोग लड़ाई करते, और लड़ाई कर करके अंदर ही अंदर विश्वासघात करते, जो इस इलेक्शन में या 5 साल की टर्म के लिए तो फिर भी आपको बचा लेता देश को, उसके बाद में आपको नहीं बचा सकता था। कैटेस्ट्रॉफी होती। भाई उस विपक्ष में कौन बैठना चाहेगा जिसमें किसी का कोई रोल ही नहीं है। 2 ही तो नेता बचे थे पार्लियामेंट में भी बोलने वाले, कौन बोलता था, कोई बोलने वाला ही नहीं था बेचारा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो इतना एक्शन हो गया था, वो तो बचे ही नहीं थे कि बोलने के लिए कुछ बचे। एक राहुल बाबा बचे थे, उनको वो नेशनल हेराल्ड केस में वैसे ही फंसा लेते आप। तो जब विपक्षी पूरा ख़त्म हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा घातक होता। अभी हमें लग रहा है, लेकिन ये बहुत समस्या क्रिएट कर देता, बहुत समस्या क्रिएट कर देता। तो ये एक चीज़ होती जिसके साथ में प्रॉब्लम आती। और क्या चीज़ें हैं जो उसके अंदर अगर पूर्ण मेजॉरिटी आ जाती तो प्रॉब्लम आती। पूरी मेजॉरिटी आ जाती तो कुछ जगहों पे तो दिक्कत होती, जो मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर मेंशन करा था, जो सोनम वांगचुक का केस था। सोनम वांगचुक के केस में हमने उनकी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप समझ रहे हैं, जो हालांकि आप अपनी जगह सही हो सकते हो कि मुझे वहाँ डेवलपमेंट चाहिए, बात सही है, लेकिन आप सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है, बढ़िया व्यक्ति है, कुछ बात डिस्कशन करना चाहता है, आपको उसके साथ में बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और अगर पूर्ण मेजॉरिटी आ जाती तो सोनम वांगचुक जैसे ना जाने कितने केसेस होते। मुझे बाकी सारे केसेस से लेना देना नहीं था, लेकिन ये एक केस था कि एक व्यक्ति 20 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा, 21 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा, लेकिन हम उसके साथ में बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे। थोड़ा तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमने नहीं किया था। सोनम वांगचुक के केस में नहीं किया था। मैंने उस पूरे केस को 20-21 दिन तक फॉलो किया। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने आखिरी तक भी कुछ गलत नहीं कहा सरकार के लिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा, यार बीच का रास्ता तो निकालो, कुछ तो रास्ता निकालो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं किया। तो ये तो है कि सुनना जो था वो कम हो गया था। जो आपका वहाँ का मेयर का इलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ का, ये तो था कि जब गलत हो रहा था तो हमने गलत को गलत बोलना भी बंद कर दिया था। और मुझे लगता है ये इंस्टेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर पूर्ण मेजॉरिटी आती। हाँ, ये बात है कि पूर्ण मेजॉरिटी ना होने से विकास की दर जो है वो हमारी कमज़ोर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं चिंता करनी चाहिए क्योंकि मोदी, अमित शाह, ये 2 ऐसे सिकंदर हैं जो अपने काम को निकालना जानते हैं।
अरे जिन्होंने रशिया को, अमेरिका को, वहाँ पे जाके थोड़ी 100% मेजॉरिटी काम करती है। जब विदेशों के अंदर पाकिस्तान को, इन सबको अपनी राजनीति रणनीति के साथ में ही केवल ठिकाने लगा रखा है, तो इंटरनल कोलिशन को भी संभाल लेंगे। तो एक तरह की ये बैलेंस्ड चीज़ है, और ये बैलेंस्ड चीज़ बीच बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम जीत को पचाना जानते हैं, लेकिन जीत जब भी होती है तो भैया वो अपने साथ में कुछ कुछ चीज़ें तो लेकर आती है, और वो चीज़ जो है आई है। तो ये मुश्किल का समय था, पीड़ा थी हर किसी के हृदय में, मेरे मन में तो 3-4 दिन तक बहुत रही थी, लेकिन अंदर से मेरी बुद्धि कह रही थी कि हाँ ये पीड़ादायक है, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए है। और वाक्षी में भी जो सेम हुआ है वो भी यही है कि हाँ ये पीड़ादायक है, इसमें मुझे दुख बहुत पहुंचा है, मुझे नहीं सामने वालों को भी बहुत पहुंचा है, लेकिन ये जीवन है, ये हमें स्पिरिचुअली अवेकन करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, और भारी मन से ही सही फिर भी मुस्कुराकर ऐसे समय का स्वागत करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें जीवन के अंदर जब हों, तो अपने घर में भी जब इस तरह की चीज़ें हों तो परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पथ पर, धर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। जैसे ईश्वर आज मेरी मदद कर रहा है, जो व्यक्ति आलस की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहा था, मैं आलस काम तो देखो मैं समाज के भी करता रहता हूँ, तो आलस तो नहीं कहूँगा, पैटर्न थोड़ा अलग हो गया था, लेकिन अब एफिशिएंसी जो है वो उस आलस के मुकाबले ज़्यादा चल रही है, क्योंकि अब दोपहर में भी अगर झपकी आती है तो मैं सोता नहीं हूँ, और काम का प्रेशर रहता है ना। और फ़र्क कितना है, अभी 2 हफ्ते पहले अगर आपको झपकी आती थी आप सो जाते थे, तो अब थोड़ा सा प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर विदाउट स्ट्रेस वो मैनेज करने की एक आदत बन रही है, विच इज़ गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। वही भारी मन से लगता तो है यार, बिस्तर बुलाता तो है कि थक गए हो सो जाओ, लेकिन जब आप नहीं सोते हो और काम करते हो तो फिर बाद में गर्व की अनुभूति होती है, देखो यार अच्छा काम किया है ना। तो ईश्वर ने जो हमारे साथ में किया है, वो विधाता ने जो किया है, वो थोड़ा पीड़ादायक है, थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए है। ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वाक्षी में अभी हाल ही की डेवलपमेंट ये हुई है, और अभी हम 6 विकेट बचे हैं 13 में से। एक तो बेचारी हाफ विकेट है, वो बेचारा 1-2 बजे दोपहर में आता है, उसके बाद में बेचारा 8-9 बजे तक खींचता है काम, पता नहीं 10-11 बजे तक खींचता है, कब तक खींचेगा। मेन तो 5 लोग बचे हैं इस समय वाक्षी में जो कार्य कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हम पाँचों जो है वो बढ़िया काम करने वाले हैं, एफिशिएंसी से काम खींचने वाले हैं। इन पाँचों के अंदर सबसे कम एफिशिएंसी अगर किसी की, वो मेरी ही है। मैं हाथ की एफिशिएंसी कम, मैं मोटा हूँ ना थोड़ा, तो बुद्धि की एफिशिएंसी से उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बाकी चारों ने तो बहुत अच्छा मीटर खींच रखा है। और हमारे ये श्री प्रकाश जी, इनकी तो उम्र भी बेचारों की 60 साल के आसपास है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीटर खींचते हैं, है ना। तो वाक्षी पूरे अच्छे से आपको सर्व करने की कोशिश कर रही है, और इस अच्छे समय का भी हम आलिंगन करते हैं, और ऋतु की तरह ये बदलता है समय, और इसका स्वागत हम करते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैं आप सबको देना चाहता था। भारत वंदे मातरम।